हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट का जिसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसका आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारी तैयारी कितनी है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक नहीं बदली जाएंगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। और यह वर्ष विशेष क्या है, यानी यहाँ पूछा गया है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में। तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। और ये सीटें तब तक नहीं बदली जाएंगी जब तक कि एक वर्ष विशेष की पहली जनगणना नहीं हो जाती। और यह वर्ष विशेष है, यानी लोकसभा सीटों की सदस्यों की संख्या स्थिर कर दी गई है वर्ष 2026 तक 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2026। यह वर्ष विशेष है 2026। जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी वो वर्ष विशेष है 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है हमारा, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। और वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में 8 सीटें हैं, जिसमें से दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 सीटें हैं। तो संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, जबकि यहाँ मना किया गया है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। दूसरा कथन है हमारा, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए ये कथन भी गलत है। और कथन नंबर 3 है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 79 के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी होते हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। मतलब अगर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है उसमें किसी विधेयक को रेफर कर दिया जाता है तो उसे कैसे पारित किया जाता है। ऑप्शन है ए, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ऑप्शन बी, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। ऑप्शन सी, सदस्यों का 2/3 बहुमत। और ऑप्शन डी, सदनों का पूर्ण बहुमत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। अगर किसी विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में रेफर कर दिया जाता है तो उस विधेयक को दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसमें उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाना होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ऑप्शन है ए, लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। ऑप्शन सी, आकलन समिति। ऑप्शन डी, सरकार की आश्वासन समिति। यहाँ पूछा गया है कि इनमें से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, यानी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आकलन समिति। इसे हम प्राक्कलन समिति भी कहते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से ही चुने जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसका विस्तार है। ऑप्शन है ए संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेशों पर, ऑप्शन डी केवल जम्मू और कश्मीर राज्य पर। सबसे पहले बात करते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पर। हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17, जिसमें अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है और कहा गया है कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। तो उसी के आधार पर उसके तहत ही सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का गठन संसद के द्वारा किया गया था और ये इसका विस्तार है, यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। यह संपूर्ण भारत में लागू होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है? ऑप्शन है ए राज्यपाल, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी संबंधित जिले के सत्र न्यायाधीश और ऑप्शन डी विधि मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचार करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से किसी सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और ऑप्शन डी विधि आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संसद। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति भारत की संसद में निहित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? ऑप्शन है ए मुख्य न्यायाधीश के इच्छा अनुसार, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर और ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा यानी सीबीआई एक पिंजराबंद तोता है? ऑप्शन है ए रेलवे बोर्ड रिश्वत मामले में, ऑप्शन बी विनीत नारायणी बनाम भारत संघ मामले में, ऑप्शन सी 2G स्पेक्ट्रम घोटालावाद में और ऑप्शन डी कोयला आवंटन घोटालावाद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला आवंटन घोटालावाद में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण शाखा यानी सीबीआई को एक पिंजराबंद तोते की संज्ञा दी थी कोयला आवंटन घोटालावाद में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ऑप्शन है ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 155 के तहत की जाती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 169, ऑप्शन बी अनुच्छेद 200, ऑप्शन सी अनुच्छेद 201 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 202।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से छूट प्राप्त है, उन पर कोई विधिक कार्यवाही नहीं हो सकती। ऑप्शन बी है हमारा, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। कोई भी न्यायालय राज्यपाल को उसके कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। ऑप्शन सी है हमारा, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना देनी होती है, इसलिए ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें गलत ही बताना था। मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को जो सलाह दी जाती है उसकी जांच करने के लिए न्यायालय अधिकृत नहीं है। न्यायालय इस बात की कोई जांच नहीं कर सकता कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति या राज्यपाल को क्या सलाह दी, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। ऑप्शन है ए, किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी, संसद के द्वारा। ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। और ऑप्शन डी, मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उसकी समाप्ति की जा सकती है संसद के द्वारा, लेकिन राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर, यानी राज्यसभा के संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा विधान परिषद का सृजन या उसकी समाप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है। ऑप्शन है ए, 18 वर्ष। ऑप्शन बी, 25 वर्ष। ऑप्शन सी, 21 वर्ष। और ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। ऑप्शन है ए, मुख्यमंत्री को। ऑप्शन बी, राज्यपाल को। ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। और ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष को देना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या है। ऑप्शन है ए, 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो। ऑप्शन बी, सदन की कुल सदस्यता का आधा हिस्सा। ऑप्शन सी, सदन की कुल सदस्यता का 1/4। और ऑप्शन डी, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए जो कोरम यानी गणपूर्ति है वो है कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा या फिर 10 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो वो उसकी गणपूर्ति है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, तो ये कथन हमारा सही है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कथन नंबर 2 है, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, तो ये कथन भी हमारा सही है। पंजाब, हरियाणा और जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, इन तीनों का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, इसलिए ये कथन भी हमारा सही है। और कथन नंबर 3 है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, तो ये कथन भी हमारा सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR दिल्ली का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, दिल्ली हाई कोर्ट, तो ये कथन भी हमारा सही है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। ऑप्शन है ए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के। ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के। ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल की विवेकिक शक्तियों के। ऑप्शन डी, इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के अधीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के अधीन। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, दरअसल वो दोहरी भूमिका निभाता है। पहली, वो न्यायिक कार्य करता है और दूसरा, वो प्रशासनिक हैसियत से भी कार्य करता है। जब मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है तो उसके अंतर्गत वो निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, उनका नियंत्रण, ये सब कार्य करता है। और जब वो अपनी प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के अधीन होता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपनी प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कूट की सहायता से कि किसके द्वारा भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। कथन नंबर 1 है, संविधान के प्रावधानों से, तो ये कथन बिल्कुल सही है। भारत के केंद्र राज्य संबंध संविधान के प्रावधानों से प्रभावित होते हैं। कथन नंबर 2 है, नियोजन प्रक्रिया से, ये कथन भी बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और कथन नंबर 4 है, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। भारत के केंद्र राज्य संबंध संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से और हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से, इन सभी के द्वारा प्रभावित होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 ये सभी सही हैं। इन सभी के द्वारा भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, जिनके कारण कभी कभी राजनीतिक टकराव भी होते हैं, जो कि देश के विकास में भी बाधक बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 262 के अनुसार। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263 के अनुसार। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 264 के अनुसार। और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 265 के अनुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263 के अनुसार। भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान राष्ट्रपति करता है। जब केंद्र और राज्यों या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है तो उसके समाधान के लिए भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत। और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत।
केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य जो आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है वो की गई है आर्टिकल 268 से लेकर 281 के अंतर्गत। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 215, ऑप्शन बी अनुच्छेद 275, ऑप्शन सी अनुच्छेद 325 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 355। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 355। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 355 के तहत किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? यहाँ 4 परिस्थितियाँ बताई गई हैं। हमें बताना है कूट की सहायता से कि इनमें से किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कथन 1 है हमारा बाह्य आक्रमण, तो ये बिल्कुल सही है। बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कथन 2 है आंतरिक अशांति, तो ये गलत है। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं हो सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो सकती है। कथन 3 है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। और कथन नंबर 4 है आर्थिक संकट पर, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वो फिर राष्ट्रीय आपातकाल हो सकता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो सकता है, या फिर वित्तीय आपातकाल हो सकता है। इन्हें राष्ट्रपति घोषित कर सकता है किसके कारण? बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और आर्थिक संकट होने पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसलिए इसका सही आंसर है कथन 1, 3 और 4। हाँ, कथन 1, 3 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि कब बढ़ाई जा सकती है? ये पूछा गया है। ऑप्शन है ए नहीं बढ़ाई जा सकती, ऑप्शन बी जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन सी केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, और ऑप्शन डी आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। और वो क्यों की जाती है? ऑप्शन है ए राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन डी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। सामान्य रूप में भारत में प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वो की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, यानी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश कितना है उसकी सिफारिश करने के लिए। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।